गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो अपने मेडाइवल पीरियड्स में अब मेडाइवल एरा में जो पढ़ा, सारी डायनेस्टीज का खून खराबा पड़ा, वार्स। खून खराबे से दूर होकर डरकर भगवान या ईश्वर की छांव में गए तो फिर संतों के पास जाना पड़ा। और सारे जो ऑल ओवर इंडिया जो मेन जो संत थे, नयनार, अलवार, गुरु नानक देव जी, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास जी, इन सूरदास जी, इन सबको अपने बारी बारी से सारे ऑल ओवर इंडिया में फार्मूला लगाकर पढ़ा। कहने का मतलब खून खराबा और ईश्वर के पास। अब जो आम जनता जो है उसको तो पढ़ाई नहीं। डायनेस्टीज के किंग्स को पढ़ लिया, उनके वार पढ़ लिए, साधु संतों को पढ़ लिया। जो आम जो नागरिक हैं, सिटीजन्स है इन डायनेस्टीज में, इंडिया में जगह जगह, उनके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। वो कैसे कैसे वो अब मकान बनाते हैं, कैसे वो लिखत पढ़त करते हैं, कैसे वो डांस करते हैं, कैसे उनके म्यूजिक्स हैं, कैसे उनकी पेंटिंग्स है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उन एरिया के अंदर, लोकल एरिया के अंदर, जगह जगह इंडिया के अंदर कैसी आर्किटेक्चर थी, कैसी लिटरेचर थी और कैसी आर्ट थी, आज अपने ये पढ़ेंगे। और चूंकि ये आर्ट है इसलिए इसका नाम इन्होंने चैप्टर में दिया है फ्लोरिंग फ्लोरिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो ये फ्लोर्स जो हैं जगह जगह किस प्रकार से उभरे, किस प्रकार से बने, क्या है ये फ्लोर्स, ये पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के लिए अच्छा एक 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 टॉपिक और रह गया था हिस्ट्री के अंदर। सारे किंग्स वगैरह और जो जनता है वो डायनेस्टी सब पढ़ लिया आपने मिडाइवल एरा के, लेकिन ट्राइब्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो आप बोलोगे कि ट्राइब्स के बारे में और झिंगे लाला और करोगे क्या? थोड़ा देखना पड़ेगा ट्राइब्स के बारे में, ट्राइब्स की हिस्ट्री, कौन सी ट्राइब्स कौन से इलाके में रहती। तो ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जानते हैं। ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइब्स क्यों कहा है इनको? पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, ट्राइब्स क्यों कहा है इनको? ट्राइब्स इसलिए कहा कि जो आम नागरिक, अपने जो लोग हैं, उनके अपने जो संस्कार है, नियम कानून है समाज में रहने के, और के विवाह शादियों के, फंक्शन के, एंजॉय के, उपवास के, व्रत के, जो ईश्वर साधना, निधि ध्यान, जो भी नियम कानून है, मौत पर, जन्म पर जो फंक्शन वगैरह करते हैं, वो अपने मनुस्मृति से लिए हुए, मनुस्मृति से लिए हुए हैं, यानी ब्राह्मणिकल। इसके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मणों ने बताया कि ये नियम है, वो कानून है जो नियमित है आपके लिए, ये जीवन में आए हो तो ये करिए आप। तो जो रेगुलर नियम कानून कस्टम जो हैं, रेगुलर, हम भाई कोई जन्म बर्थ लेगा तो उसका नामकरण संस्कार तो होगा, संस्कार होंगे, 16 संस्कार हैं वगैरह। लेकिन जो ट्राइब्स है ये इनको नहीं मानते। कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मणिकल जो व्याख्या, एनालिसिस, जो नियम कानून मनुस्मृति से लेकर जो समाज को बताए,
उनको नहीं मानते। इनका अपना, हर सोसाइटी की अपना रिचुअल है, अपना कस्टम है और अपना ही फंक्शन है और अपनी सेरेमनी है। और उसी के अंदर एक वो फिल्मों वगैरह में देखते हो आदिवासी घास फूस की ड्रेस बांध कर झूले लाला, उनके अपने फंक्शन है। तो ये ट्राइबल ट्राइबल लोग कौन होते थे और इनको ट्राइब्स क्यों कहा गया, मैंने बता दिया। अब सोर्स कोड तो इसमें, क्योंकि फ्लोर्स है जगह जगह फैले हुए हैं, एक इधर याद करोगे एक उधर याद करोगे, अलग अलग डाइवर्सिफाइड याद करोगे तो आपके लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए इस लेसन का भी सोर्स कोड अपने इंडिया के एरिया वाइज घुमाकर करते हैं। जैसे सबसे अभी तक अपने आसाम को छुआ ही नहीं है, आसाम को छुआ ही नहीं है। ये आसाम की ट्राइब्स देखते हैं। एक ट्राइब हुई अहोम, अहोम। एक किंग हुआ सुकफा। इसने ये नागालैंड को हरा के, नागालैंड को डिफीट देकर आसाम का एरिया बढ़ा लिया और अपना साम्राज्य बढ़ाया। इधर जो भूटान के पास का जो कछार एरिया है, इसको अहोम डायनेस्टी के एक दूसरे राजा ने कछार का एरिया जीत लिया। और ये अहोम का जो राज्य है, इसको मुगल्स भी नहीं हरा पाए। लास्ट में फाइनल में ये अहोम का राज्य कहां कहां दिखाओगे आप मैप में? ये जो बीचों बीच आसाम के, ये जो बीचों बीच ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, बांग्लादेश के अंदर गिर रही है, इसकी जो सारी घाटी है, वैली है, वो अहोम का राज्य है। और सुकफा ने शुरुआत की थी और सुहुमुंग, इसने तुगलक काल के अंदर, जब मुतगलक वगैरह इधर दिल्ली में होते थे, उस समय सारे आसाम को एक बहुत बड़ी डायनेस्टी बना दी थी इसने। सारे अहोम को पर राज शुरू कर दिया था इन्होंने। इसने इताखुली वार तुगलक टाइम में जीत कर ही सुहुमुंग ने ये जो कछार है, इस एरिया को अपने आसाम में मिला लिया था। इतना बड़ा अहोम राज्य है, जिसको अहोम आसाम जो वर्ड है, ये अहोम से ही लिया हुआ है। पहले इसको कामरूप कहते थे, जादू टोने वाला देश कामरूप। अब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग साम्राज्य है आसाम का, अहोम ट्राइबल्स का, और अंग्रेजों ने इसको 1826 में खत्म कर दिया, अपने में मिला लिया, हरा दिया। जबकि इनको मुगल भी नहीं हरा पाए थे, अहोम स्टेट को, आसाम को। आसाम की फिर राजधानी अहोम स्टेट की कौन सी हुई? शिवसागर। शिवसागर। अब सीधे आसाम से चलिए और पंजाब में आइए। पंजाब में कौन सी ट्राइबल्स? गक्खड़, खोखर, जैसे पंजाबियों की ये होती है ना, कई गक्खड़ मिलेंगे, कोई कुछ कास्ट लिखते हैं गक्खड़ ये, तो कहीं इनको ये मत कह देना कि आप तो ट्राइब्स हो।
लेकिन पहले जो थे ये गक्खड़, खोखर, मुसलमानों में भी जो हिंदू कन्वर्ट हुए वो खोखर लगाते हैं। अब घूमकर आसाम से पंजाब आए, पंजाब से राजस्थान में और एमपी में। भील, भीलों का सुना है खूब अच्छी तरह से, राजस्थान में और कुछ एमपी के अंदर भील। और फिर आप आइए गुजरात में। गुजरात में कोली ट्राइब्स, कोली, ये गुजरात के अंदर। फिर आप वापस मुड़ जाइए और ये जो ये छत्तीसगढ़ है और ये आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका ही छत्तीसगढ़ ही है। इसको पहले कहते थे गोंडवाना, गोंडवाना स्टेट। गोंड आदिवासी थे, अहोम की ट्राइब्स थी, अहोम की तरह से ही। जैसे अहोम ने स्टेट, एक ट्राइब ने अपना एक स्टेट बना लिया, वैसे ही ये जो गोंड है इन्होंने अपना स्टेट बनाया। ये छत्तीसगढ़ जो ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, जंगलों का, गोंड, और इस इलाके को कहा गया गोंडवाना। गोंडवाना स्टेट को अबुल फजल अपने अकबरनामा में लिखता है कि इस स्टेट का नाम था गढ़कंटका। गढ़कंटका। और ये गढ़कंटका 84 एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा हूं मैं, गोंड ट्राइब्स के जो गढ़कंटका है इसका 84 विलेजेस का एक ग्रुप बनाया जिसको 84 कहते थे। 84। और इन्हीं इनके अंदर भी फिर आगे और 12 विलेजेस की यूनिट हुआ करती थी, जिसको 12 है ना, ये 12 है हिंदी में, 12 होवत कहते थे। तो व्हाट डू मीन 12 होवत, व्हाट डू यू मीन 84, एंड व्हाट डू यू मीन गढ़कटंगा। गढ़कटंगा पर राज कौन करता था? गोंड ट्राइब। इसी गढ़कटंगा में संथाल भी रहते थे, ट्राइब्स, भील भी रहते थे इसके अंदर, गोंडवाना में। तो गढ़कंटका की एक रानी दुर्गावती हुई। ये बेसिकली चंदेल राजकुमारी थी। इसकी शादी गोंड राजकुमार से हो गई थी। तो गढ़कंटका की ये एक प्रकार से बहू थी और बचपन से ही बड़ी वीर और साहसी थी। शिकार, एक बार जिस टाइगर को देख लिया, चाहे वो कितनी दूर भागे, कुछ भी करे, जब तक उसका शिकार नहीं कर लेती थी तब तक ये खाना नहीं खाती थी। ये रानी दुर्गावती, कहने का मतलब बड़ी वीर थी। और जब अकबर ने 1564 1564 में जब गढ़कटंगा पर अटैक किया, अकबर का सेनापति था असफ खां। क्रूर तो होते ही थे, ब्लडी फूल। ये असफ खां भी बहुत क्रूर था और रानी दुर्गावती को इस प्रकार से घेरा कि रानी दुर्गावती के लड़के वीर नारायण और उस वीर नारायण की बहू को
बेटे की बहू को जौहर करना पड़ा। ये युद्ध के मैदान में थी सास दुर्गावती, और इसने जो है बड़ी वीरता पूर्वक आसफ खाया, मुगल सेना को हराया। लेकिन जब देखा मुगल सेना तो टिड्डी दल की तरह से इतने सारा संख्या के अंदर, ये सिर्फ कोई 10 को 5,000 थे गढ़ डग्गा वाले। तो लास्ट में कि मैं लड़ती लड़ती मरूंगी युद्ध भूमि में, शत्रु के कब्जे में नहीं आऊंगी। लास्ट में देखा कि अब युद्ध हार चुके हैं। उसने हाथी पर थी अपना कटार निकाला और उसने सुसाइड कर ली वही युद्ध के मैदान में। और बाद में गढ़ के अंदर औरतें जो है वो उन्होंने आग में समर्पित कर दिया अपने आप को। जब आसफ खां किले में घुसा तो आग के सिवाय और उसको कुछ नहीं मिला। तो ट्राइब्स, दो ट्राइब्स पड़ी है अपने, जो स्टेट के रूप में सामने आई, पॉलिटिकल स्टेट बना लिया था। एक तो ये गोंडवाना और एक वो अहोम और आसाम। ये तो चलो इनकी एक फिक्स जगह है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, आसाम है, ये इस तरह से अपनी क्या है कि फिक्स है यहाँ ट्राइब से वो अपने बातें कर ली। कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे जो नोमाडिक हैं। नोमाडिक का मतलब घुमंतु, उनका काम ही घूमना फिरना। इस नोमाडिक ट्राइब में एक ट्राइब पढ़ते हो आप, बंजारा। ये अपने साथ ऊंट और पशु खूब रखते थे। उसमें क्या है, लोडिंग अनलोडिंग करते थे, यानी ये अनाज के ट्रांसपोर्टर होते थे, अनाज के ट्रांसपोर्टर होते थे। और जितने भी डायनेस्टीज के किंग्स हुए या एम्परर हुए, जैसे अलाउद्दीन था, तो बंजारों को हायर कर रखा था कि सेना के लिए, आर्मी के लिए अनाज वहां से वहां पहुंचाइए, वहां से वहां तक रसद पहुंचाइए। और ये पैसे भी, अनाज के साथ बंजारा लोग जो है ये पैसे भी पहुंचाते थे एक इलाके से दूसरे इलाके में, फलाने भेजा है ये पैसा। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी ट्राइब ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है? तो बंजारा। कौन सी ट्राइब जो है ग्रेन सप्लाई या रसद सप्लाई फौज को किया करती थी? तो बंजारा। और इनकी जो लोडिंग होने के बाद में जो 100, 200, 500, 1000 ऊंट चलते थे या गधे चलते थे लोडिंग अनाज की करने के बाद में, तो उसको कहा करते थे, जब ट्रक फुल हो गया और जब रवाना होता था तो उस कारवां को, इस काफिले को क्या कहते थे? टांडा। टांडा। तो नोमाडिक, बंजारा, टांडा, ये जो शब्द है, वर्ड है, ये बंजारा ट्राइब से इसका संबंध है। तो ट्राइब्स की हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपने जानी, ट्राइब्स क्यों कहा गया और कहाँ कहाँ इनके स्टेट बने, क्या लड़ाई वगैरह, फाइट वगैरह हुई। अब अपने फिर से उसी सोर्स कोड से जो आर्किटेक्चर है, पूरे देश में, अब अपने लर्न करते हैं भारत के नागरिकों की हिस्ट्री, कि किस प्रकार का आर्किटेक्चर वहां राजा और वहां की जनता ने बनाए, कौन बनाता था, कैसा पत्थर लगता था, किस प्रकार आर्किटेक्चर।
और इसके बाद वे कागजों पर क्या लिखते थे? वो लिटरेचर। कौन सी स्क्रिप्ट थी? जैसे अपने हिंदी के अंदर, जैसे मैंने ये लिखा हिंदी, ये स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। और अशोक मौर्य जो था वो ब्रह्म लिपि में लिखता था। ब्रह्म लिपि। वो कुछ इस तरह से, यो यो, ऐसे ऐसे। मैं तो पढ़ नहीं सकता, आप पढ़ सकते हो। लिटरेचर किस जगह का, आर्किटेक्चर किस जगह का? लिटरेचर। और आर्ट, आर्ट कला। आर्ट में आप डांस, म्यूजिक और पेंटिंग। तो इसका सोर्स कोड क्या हुआ आर्ट का? डीएमपी। ऐसे कॉलम बना लेना, और जब लेसन के बाद में उसमें जो जो अपने एरिया लिखेंगे सोर्स कोड के, भारत में जो जो जगह पर जाएंगे कि वहाँ आर्किटेक्चर क्या था, वहाँ लिटरेचर क्या था, वहाँ डांस और म्यूजिक और पेंटिंग क्या थी, आप भर लेना उसमें। अभी अपने चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे केरल। ये जो पट्टी है केरल की, यहां मैंने बताया था एक चेरा वंश होता था, केरला। इन चेरा को हराकर ये पट्टी अपने कब्जे कौन से किसने की थी? पाल। राजा पाल ने की थी। चेरा को हरा दिया था। लेकिन इन चेरा ने मलयालम, अब भाई मैं तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये संस्कृत से आई है। तो इनके जो शब्द है मलयालम के, शब्दम संस्कृत है, रामम गुरु, जो भी नाम है उसके आगे मैं लगाया जाता है, वो मलयालम है। मलयालम। तो ये किससे डेवलप हुई? संस्कृत से। मलयालम किसने किया? चेरा ने। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मलयालम में एक ऐसे ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें संस्कृत और मलयालम दोनों ही दिखती है, पढ़ते हैं तो। उस ग्रंथ का नाम है लीला तिलकम। लीला तिलकम। चलो केरला का इतना ही काफी है। इनको चेरों को चोलों ने हरा दिया था। अब आइए, ओहो, केरल राज रहा नहीं क्या? केरल नहीं हटा। अब आइए साउथ। ये इसके ऊपर आप कॉलम में डाल लेना प्लेस। साउथ। मैंने कल भी बताया था, साधु संतों की बात कर रहे थे तो साउथ का मतलब था तमिलनाडु, कर्नाटक, और ये आपका तेलुगु, मतलब आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये साउथ। मतलब तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटक, टीटी के एरिया। भाई इसमें इसमें भी लिटरेचर में बहुत काम हुआ। तमिल तमिल के अंदर देवनागरी में लिख रहा हूं मैं, कम्बन।
कंबन ने रामायण का अनुवाद किया तमिल में। तमिल में रामायण। दूसरा तेलुगु। तेलुगु में जो 3 डायमंड माने जाते हैं, पम्मा, पोना, राणा, ये कन्नड़ लैंग्वेज के 3 जेवल्स हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन में, 3 जेवल्स ऑफ कन्नड़ बताए। इसी कन्नड़ में एक लेखक और हुआ था, सयाना। अपने कहते हैं सयाना बहुत है, अच्छा नॉलेज है उसको। उसने कन्नड़ में, ये तेलुगु में वेद, ये भी तेलुगु के थे। ये टी और ये टी, तमिल तेलुगु, सयाना। इसमें एक रचना आती है अमुक्त, इसके बारे में पूछ लेते हैं। माल्यादी, ये कविता है, पोएम है ये साउथ, सारे साउथ का एक हिंदू राजा हुआ करता था, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय भाई, इसने खुद ने लिखी तेलुगु में इस कविता को, अमुक्ता माल्यादी। अमुक्ता माल्यादी। और तेलुगु का इतना बढ़ाया लिटरेचर इस कृष्णदेव राय ने, सारे ही बढ़ाए। तमिल वाले भी इसके दरबार में रहते थे, कन्नड़ वाले भी रहते थे, सारे रहते थे इसके दरबार में। और इसीलिए 8 स्पेशलिस्ट रहते थे भाषाओं के लिटरेचर के, इसलिए अष्ट दिग्गज, अष्ट नाम से आपको इस मेडावल पीरियड में क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ सकता है कि अष्ट प्रधान क्या और कौन होते थे। शिवाजी की मिनिस्ट्री, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री होता था। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? 8 लिटरेचर और साहित्य के कला के जानकार कृष्णदेव राय हिंदू राजा के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। ये आपको पूछ सकता है। अरे भाई, कन्नड़ का तो रह गया। कन्नड़ में महाभारत को ट्रांसलेट किया। महाभारत ये लिटरेचर के बारे में मैंने बताया अभी आपको। अरे साउथ मिट गया क्या? साउथ का लिटरेचर पढ़ लिया। आर्ट अभी तक नहीं आई साउथ की। इसमें म्यूजिक आता है, कार्नेटिक। कर्नाटक, कर्नाटक शैली है कार्नेटिक म्यूजिक। ये चोल राजाओं ने इजाद किया था, ये चोलों ने।
साउथ का डांस नहीं आया। वैसे तो कथकली है, जैसे ये केरल का है, लेकिन इतने ज्यादा आपको नहीं पढ़ने। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। तमिलनाडु के म्यूजिक है, कार्नेटिक है। और ये जो डांस है ये भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है। क्लासिक, व्हाट डू यू मीन क्लासिकल एंड फोक डांस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोक डांस? देखिए, क्लासिकल डांस में हाथ, पैर, आंख और मुंह से इस प्रकार की मुद्रा बनाते हैं, हाव भाव से। जैसे मान लो कोई, और एक स्टोरी को हाव भाव से ही बता देते हैं डांस करते हुए। ये भरतनाट्यम है। क्लासिकल डांस सारे ऐसे हैं, हाव भाव से स्टोरी बताना। हाथ, पैर, आंख, अलग अलग डांस की ऐसे स्वाद स्टाइल है। तो ये इस प्रकार की भाव भंगिमा मुंह की बना, जैसे मान लो राम की स्टोरी चल रही है तो गुस्सा है, रावण गुस्सा होता है, तो इस प्रकार से वो करेंगे, आंख से, मुंह से, इस तरह से। ये क्लासिकल डांस का मतलब इमोशंस से एक्सप्रेस करते हैं। ये भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस तमिलनाडु का। और इसमें बॉडी का क्या है कि भरतनाट्यम में तो क्या है, ये ट्राइंगल बना दे बॉडी को, इस तरह से बीच में कर लेते हैं, ट्राइंगल सा बन जाता है हाथ से, या इस तरह से यूं ट्राइंगल बनाएंगे। और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हो जाएंगे, इनको हाथ को ऐसे कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस प्रकार के हाव भाव दिखाते हैं इसमें भरतनाट्यम में, विद ट्राइंगल एंड स्ट्रेट लाइन। ये भाई साउथ की कलाकारी होगी। साउथ से जाइए उड़ीसा में। यहाँ पर उड़ीसा में, यहाँ उड़ीसा में यहाँ ये उड़ीसा है, गढ़कटंगा के ईस्ट में। यहाँ समुद्र के किनारे जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। जगन्नाथ पुरी, पुरी का मंदिर किसने बनाया? ये कोई गंगा वंश के अनंत वर्मन थे। गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन 12th सेंचुरी में, जब यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी लड़ रहे थे, तो उस समय जगन्नाथ, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया था इस अनंत वर्मन ने। ये मंदिर क्यों आया भाई? मंदिर आर्किटेक्चर में आया उड़ीसा में। उसमें उस कॉलम में लिख लेना आप, उड़ीसा में आर्किटेक्चर में। अब अपने घुस जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में अपने लिटरेचर पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक हिंदी हिंदी लैंग्वेज डेवलप हुई। और फारसी, तो तुर्क फारसी बोलते थे। और मुगलों की जो ऑर्डर निकालते थे, औरंगजेब वगैरह और अकबर वगैरह, जहांगीर वगैरह ऑर्डर निकालते थे, वो सारे के सारे ऑर्डर फारसी में लिखे होते थे, क्योंकि मुगलों की राजभाषा थी फारसी। तो पर्शियन, जिसको फारसी कहते हैं हिंदी, मुगलों ने काफी इसको बढ़ावा दिया भाई। अकबर का अकबरनामा किताब, अबुल फजल जो लिखने वाला था,
जहांगीर की खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी तुझके जहांगीरी, बाबर की अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी तुझके बाबरी, पर्शियन में लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी मुगलों की पर्शियन में, और मुगलों ने काफी उपनिषदों का, वेद का, और जैसे उपनिषद का अनुवाद कराया शाहजहां के लड़के जिसको औरंगजेब ने मार दिया था, दारा शिकोह ने, संस्कृत में अनुवाद कराया उसका, उसको खुद ने किया था उसने, फारसी से, फारसी ने उसको मंजुल ए बहरीन बताया था। बहरीन का मतलब मोती, बहरीन का मतलब मोती। हाँ, उर्दू नाम कहाँ गया लैंग्वेज में? उर्दू, हिंदी प्लस पर्शियन, हिंदी भाषा और फारसी भाषा के मेल से कौन सी भाषा बनी? उर्दू। और इसको ज्यादा फैलाने वाले थे यहाँ शिवाजी के सिर पर, ये बीजापुर, आदिल शाह का बीजापुर था, बीजापुर ज्यादा फैलाता था, इधर ये गोलकुंडा था। तो बीजापुर और गोलकुंडा ये ज्यादा उर्दू को यूज किया करते थे। हिंदी के अंदर भरा पड़ा है लिटरेचर। कल्लण ने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी, उसमें राज तरंगिणी किताब। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पूछते हैं, मैचिंग करा लेते हैं, कल्लण राज तरंगिणी। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, गीत गोविंद। किसके गीत? गोविंद के। सब्जेक्ट क्या है इस बुक में? कि भाई राधा और कृष्ण के जो प्रेम है वो, उनकी कविताएं जयदेव ने लिखी। रस खान एक मोहम्मदन कृष्ण जी का बड़ा, सूरदास जी की तरह से भगत था, उसका उसने नाम ही, उस मोहम्मदन ने अपना नाम रस खान लिख लिया था। उसने प्रेम वाटिका, कृष्ण से इतना प्रेम करता था, प्रेम वाटिका बुक लिखी थी। बिहारी, जब भी आपकी हिंदी लिटरेचर में क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो बिहारी के दो लेसन में रखते हैं, बिहारी के दो पढ़ो, इनका अर्थ बताओ। ये मिर्जा राजा जय सिंह के जयपुर का दरबारी पोएट था बिहारी, और इसने दोहों की सत सही लिखी। 700, 700, उस बुक को कहते हैं सत सही, बिहारी ने लिखी। अब आप इसमें क्षमा करोगे कि ये रोजाना एक दोहा लिखता था, कम से कम एक दोहा लिखता था, ज्यादा भी लिख लेता था। जितने दोहे सुनाता मिर्जा जय सिंह को, उतने ही उसको गोल्ड का कॉइन दिया जाता था। एक फिक्स कर रखा था मिर्जा जय सिंह ने, एक दोहे का एक गोल्ड। तो नॉर्थ इंडिया के हिंदी, पर्शियन, उर्दू, इनके लिटरेचर की बुक्स वगैरह के क्या क्या मुख्य थे, वो मैचिंग मैचिंग करवा लेते हैं, देख लेना ये। अब नॉर्थ इंडिया के आर्ट की तरफ चलते हैं। आर्ट लिटरेचर तो पढ़ लिया आपने नॉर्थ इंडिया का, आर्ट की तरफ। आर्ट में सबसे पहले डांस ले लो आप। जैसे साउथ में भरतनाट्यम पढ़ा था ना, ये कथक, कथक डांस, ये अकेला पुरुष करता है और पैरों में घुंघरू बांधे रखता है, और घुंघरू की आवाज से और पैरों की चाल से भाव भंगिमा या इमोशंस बना के कोई स्टोरी कृष्ण जी की, राम की, और कोई भी कोई किसी किस्म की स्टोरी उसके पास है, वो डांस करते हुए बता देता है। कथक डांस है ये। इसका डेवलपमेंट जो है विशेष तौर से जयपुर, जयपुर से जो इसमें कलाकारी डालेगी उसको
ऐसे इनकी कलाकारी के हिसाब से डांस करते हैं, वो जयपुर घराने के कहते हैं। एक लखनऊ अवध वाजिद अली शाह कथक डांस का बड़ा शौकीन था, तो उसने भी कथक में अपनी वो विद्वानों को इकट्ठा करके कथक डांस को डेवलप किया है। अब आपको म्यूजिक के, नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक के बारे में जानना है। चोलों ने कार्नेटिक साउथ इंडिया में बता दिया था मैंने, कर्नाटक म्यूजिक। इसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक को हिंदुस्तानी कहते थे, हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसको किसने फैलाया? सूफी कव्वाली गाकर अल्लाह को याद करते थे। अपने संत चैतन्य महाप्रभु भगवान से कीर्तन, और वो भी म्यूजिक से होना चाहिए हिंदुस्तानी म्यूजिक में। इंस्ट्रूमेंट्स हिंदुस्तानी में म्यूजिक जो है, सितार, सितार का मतलब 100 तार, ये सत सही आई थी ना, 100। सितार, सारंगी, ये जो तारों से जो बजाते हैं इस तरह से तार, टन 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 करते हैं, वो सितार है, सारंगी। और जो तबला होता है वो तबला। कोई शरारती करता है जो बोल रहे हैं तबला बना के पीटेंगे। और इस हिंदुस्तानी के अंदर क्या है कि कुछ पैटर्न, जो मेन पैटर्न थे, ठुमरी, ख्याल, गजल। देखिए, गजल जो है वो वाइन के ऊपर, सुंदर स्त्री के ऊपर कोई कविता, पोएम लिख देता है, उसकी बड़ाई में वो गाकर बताई जाती है। उसमें कोई नियम कानून वगैरह है वो ज्यादा नहीं लगते कि सुर, ताल, तबले, ये लगाओ वो लगाओ, कोई जरूरत नहीं है, गाना शुरू कर दो। सुंदर स्त्री पर कविता लिखो, पोएम लिखो, और उस पर गाना शुरू कर दो हारमोनियम से। क्या कर रहे हैं? गजल गा रहे हैं। ये एक पैटर्न था गजल का। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में आ रहा है, ये तीनों। ख्याल, ख्याल तो भाई ये जो जो शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल जो म्यूजिक होता है, जिसको आपने इस तरह से सुना होगा नहीं, ये शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक के जो राग के जो नियम है, अब सा लगेगा, अब रा लगेगा, अब गे लगेगा, सारे गामा पा, या बीच में काट कर कोई राग बनाता है, तो उस राग के अनुसार गाना जरूरी होते हैं, उसको ख्याल कहते हैं। उस नियम के अनुसार उस पैटर्न को लेना पड़ता है, वो ख्याल होता है। जैसे मत छेड़ो श्याम मोहे, ये कोई राग जैसे बनाई, उस राग से ख्याल, ये ख्याल। अब इसी इसी को क्या कि आप ठुमरी में कैसे कराओगे? ठुमरी मतलब कोई कोई ऊंचा ले जाओगे, ठोक दोगे, किसी शब्द को ठोक दोगे, ठुमरी बन जाएगी। श्यामत शे शे, ये ठुमरी हो गई, ये पैटर्न है, याद रह जाना चाहिए, बोलना नहीं। ठुमरी, ख्याल, पैटर्न है हिंदुस्तानी म्यूजिक के, नॉर्थ इंडिया के ही है सारे।
अच्छा, मजे की बात यह है कि पेंटिंग वो अब पेंटिंग को लेते हैं, ये बेचारा चुपचाप पी पड़ा है उधर सोर्स कोड पेंटिंग, वो भी नॉर्थ इंडिया की पेंटिंग लेते हैं। मुगल मुगल जो शासक थे वो पेंटिंग के बड़े शौकीन थे। अकबर भी बहुत सारे पेंटर रखता था। उनके पेंटिंग मुगल्स का सब्जेक्ट क्या होता था, किस पर पेंटिंग बना रही है, कि भाई बिल्डिंग्स पर बनाइए, किले वगैरह हैं, नेचर पर बनाइए, नदी झरने तालाब। अच्छा, पोर्ट्रेट, जैसे अकबर का वो फोटो, पोर्ट्रेट फोटो कहते हैं, पोर्ट्रेट बनाइए। दरबार का जो दृश्य है, सिजदा वगैरह ऐसे ऐसे करना और वो करना, और इसकी फोटो बनाइए। तो मुगल्स के अंदर क्या है कि ये पूछ लेते हैं कि कौन सी पेंटिंग पोर्ट्रेट, मतलब आदम का शक्ल, कोई बंदूक लिए हुए, तीर लिए हुए और इससे तलवार लिए हुए, राजा महाराजा के बनते थे। मिनिएचर, मिनी का मतलब ऐसे ही छोटा होता है ना। तो इसमें बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग, पहाड़ वगैरह इस कागज के ऊपर आपने सारे दिखा दिए। मिनी हो गया ना, मिनी में सारी बड़ी चीजें दिखा दी आपने, मिनिएचर। तो मुगलों ने काफी किया, और जहांगीर जो था अकबर का बेटा, जहांगीर तो अपने आप को बड़ा 30 मार का मानता था पेंटिंग में। वो तो ये कह देता था कि, वैसे वो बर्ड वाचर था, चिड़ियों की तस्वीरें, फोटो, पेंटिंग काफी बनाता था। उसका एक मंसूर चित्रकार था, वो चिड़ियों पर काफी टाइप की अलग अलग जो चिड़ियां, रंग बिरंगी, अलग अलग चिड़ियों के रंग बिरंगी, उसी हिसाब से चिड़ी मंसूर काफी अच्छा बनाता था। जहांगीर बनवाता था, उसको शौक था। वो खुद जहांगीर बोलता था कि आप ऐसा करो, 3-4 चित्रकारों के, 3-4 पेंटर्स की पेंटिंग मेरे पास ले आओ, मैं बता दूंगा आंख कौन से पेंटर की बनाई हुई है, होठ कौन से पेंटर के बनाए हुए हैं, छाती किस पेंटर की बनाई हुई है। इतने डींग आंका करता था। बताता था या नहीं बताता था पता नहीं भाई, किताब में बस इतना ही लिखा हुआ। पेंटिंग में राजस्थान के जो राजपूत से कोई कम नहीं थे ये। यहाँ कम से कम 7-8 टाइप के पैटर्न की पेंटिंग, जो अलग अलग रियासतों की, जयपुर की, मेवाड़ की, बीकानेर की, बूंदी की, कोटा की, अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग टाइप के रंग, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट। लेकिन एक जो कॉमन होता था वो था रागमाला, रागा माला। रागमाला में क्या है कि कृष्ण और राधा के प्रेम को चित्रित किया जाता था, पेंटिंग की जाती। ये कृष्ण जी है, ये मुकुट पहने, ये राधा जी है, ये यहाँ चितवन में खड़े हैं, वो है। ये रागमाला के पेंटिंग्स खूब होती थी राजपूत राजाओं के यहाँ। एक पेंटिंग पहाड़ी, जो हिमाचल प्रदेश में जो नीचे के जो स्टेट हैं, जहाँ अपने नैना देवी है, देविया है ना, चिंतपूर्णी जी है, कांगड़ा जी देवी है, और चंबा देवी जी हैं। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे राज होते थे। कांगड़ा स्टेट, चंबा स्टेट, मतलब एक छोटे छोटे राजा होते थे, वो राजपूत होते थे, राजपूत हैं वो। और यहाँ राजस्थान के राजपूतों से काफी विवाह संबंध करते थे। तो पेंटिंग्स की आदत उन पहाड़ी राज्यों में भी चली गई, क्योंकि विवाह संबंध होने से
जो संस्कार है एक दूसरे ट्रांसफर हो जाते हैं। पहाड़ी, जो पहाड़ी राज्य थे उसमें मेन जो है ना, कांगड़ा की चित्रकारी पूछ लेते। इसमें रागमाला, पहाड़ी रागमाला कृष्ण और राधा सब्जेक्ट नहीं लेकर जो राजस्थान के लेते थे, पहाड़ी जो है बाल कृष्ण का सब्जेक्ट ले लेते थे कि बाल कृष्ण जो है वो अपने ग्वालों के साथ देखे गाय चरा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, इस तरह का सब्जेक्ट लेते थे ये कांगड़ा शैली में। और कांगड़ा शैली को बांसोली पैटर्न भी कहते हैं। बांसोली पैटर्न पूछ लेगा ये, कांगड़ा पेंटिंग का पैटर्न का नाम क्या है? बांसोली। तो बेचारा पेंटिंग उधर आर्ट में पढ़ा था, डांस ले लिए, म्यूजिक ले लिए, पेंटिंग पढ़ा था, वो पेंटिंग आपने पढ़ ली। आपने देखा होगा कई दिन से अपने एसएसटी पढ़ रहे हैं, लेकिन सारे इंडिया का सारा सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल को नहीं पढ़ा अभी तक। आसाम भी पढ़ लिया, अहोम गोंडवाना तक पढ़ लिया, बंगाल को नहीं पढ़ा। जब अर्ली मेडाइवल में पाल वंश आया था तब पढ़ा था बंगाल। तो बंगाल स्टेट को किसने बनाया था? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे गोपाल। ये पढ़ा हुआ अपने, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल। और ये भी पढ़ा था कि ये पैसे देते थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, गंगा के किनारे जो थी, नालंदा विश्वविद्यालय को ये पैसे दिए करते थे, पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी और पाल को हराकर एक सेन डायनेस्टी आ गई। इसने काफी बंगाल को, और अभी बंगाल के लोग तो क्या, आर्ट और कल्चर लिटरेचर में, जो अपने इंडिया को लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज आज तक किसी इंडिया में किसी को नहीं मिला, एकमात्र है रविंद्रनाथ जी टैगोर जो गीतांजलि की पर नोबेल प्राइज मिला। स्वामी विवेकानंद बंगाल से, जो भी ज्ञानी दानी जो पर्सनालिटी जो भी हुई वो बंगाल से ही इंडिया में आई आगे। तो इस तरह का स्टेट था और बड़ा धन धान्य से पूर्ण था। और मुगल तो वहीं पड़े रहते थे, हर कोई भागता, शेरशाह सूर हो या मुगल हो, कहाँ गए? बंगाल पर अटैक करने गए, बंगाल पर अटैक करने गए। क्योंकि वो कहा करते थे कि अरे ये पैराडाइज ऑफ नेशंस है बंगाल, पैराडाइज ऑफ नेशंस है। जब मुगल डायनेस्टी बिखरी तो उसमें बंगाल की सूबेदारी किसके पास थी? मुर्शीद कुली खां के पास। मुर्शीद कुली खान के पास थी। इसी मुर्शीद कुली खान, उसके बाद मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी बनाई थी बंगाल को अलग बना के करके मुगलों से, मुर्शिदाबाद। याद होना चाहिए आपको। तो ये मुर्शीद कुली खान ने ही क्या है कि 1870 के आसपास, नहीं 15, एक जगह है चंद्रनगर,
जैसे मैंने बताया था ना, जहांगीर ने 1615 में थॉमस रॉ को इजाजत दी थी कि आप सूरतगढ़ नहीं, सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल लीजिए और बिजनेस करिए, इजाजत दी थी। इसी प्रकार से बाद में मुर्शीद कुली खां जो था, इसने चंद्रनगर में फ्रांसीसियों को इजाजत दी थी कि फैक्ट्री खोल लीजिए आप 1630 में। क्योंकि ये अलग अलग, मुर्शीद कुली खां, सादत खां, निजामुल मुल्क निजाम हैदराबाद का, ये कब अलग हुए थे? औरंगजेब के मरने के बाद 1770 में वो मरा था, उसके बाद में ये राज करते थे बंगाल में। मुर्शीद कुली खान ने इजाजत दी थी चंद्रनगर। पूछ लेगा, चंद्रनगर फैक्ट्री की इजाजत किसने दी? मुर्शीद कुली खान ने। बंगाल चल रहा है अपना, बंगाल में कुछ इवेंट्स देख रहे हैं अपने, तो वहां जो भी मोमडन गए और गए, वहां नॉलेज की तो खान थी वहां पर बंगाल में। तो वहां मस्जिदें बनी, मस्जिदों के अंदर जो मुल्ले मौलवी पढ़ाते थे उनको पीर कहते थे। मास्टर जो होते थे उनको पीर। सूफी में कहते हैं, सूफी में भी पीर कहते थे संत को। तो वहाँ पीर जी कहते थे, जो टीचर होता था अध्यापक मस्जिदों को। वहाँ मस्जिदें बहुत सारी बनाई मोहम्मद ने, उसमें उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स को पीर रखा करते थे। मंदिर भी खूब बने, लेकिन मंदिर स्टोन्स के नहीं थे। किसके थे? टेरिकोटा। ये अपने बंगाल की आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, ये बंगाल की मस्जिद और मंदिर टेरिकोटा और ब्रिक्स, ईंटों के ब्रिक्स। ये विशेष जैसे ये मकान वगैरह और बनाने वाले खूब कुछ स्पेशलाइज मिस्त्री होते हैं, कुछ विशेष कास्ट के। तो इसमें जो बनाया करते थे ब्रिक से, वो कोली और कंसारे थे। जो बर्तन वगैरह बनाने का काम करते थे वो कंसेरे कहते हैं ना उनको, कंसेरा जात। बर्तन वगैरह बेचने खरीदने उनका काम, तो ये कंसारे ये मंदिर बनाते थे और कोली हेल्प करते थे। बंगाल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मछली नहीं खाता हो, फिश नहीं खाता हो अपने फूड में। लेकिन वहां पहले शुरू में बंगाल में ब्राह्मणों को अलाउ नहीं था फिश खाना के। आप तो ब्राह्मण हो, आप मीट नहीं खा सकते। लेकिन बाद में क्या है कि बृहद धर्म पुराण में ब्राह्मणों को भी फिश खाने की अनुमति दे दी। भाई कोई राजधानी वगैरह का तो जिक्र हुआ ही नहीं, एक ही जिक्र हुआ मुर्शिदाबाद का, बंगाल का। पहले वाले जो 8वीं से 12वीं तक जो पाल, 8th और 12th तक जो पाल वगैरह थे या सेन, उनकी राजधानी क्या थी? जैसे पालों की थी गोड़। गोड़ एक जगह है, वहां पाल, पहले पाल थे और फिर सेन भी आ गए वहां, इसी में राजधानी में। लेकिन इन सेन को जो है ना, जो आपने शेरशाह सूर और हुमायूं का लड़ाई पड़ी थी 39 और 40 के, 39 और 40 में जो लड़ाई पड़ी थी शेरशाह सूर और वो हुमायूं बंगाल जीतने गया था और वापस आया तो शेरशाह सूर ने कन्नौज में घेर लिया 40 में, 40 में।
और हरा दिया और हुमायूं भागना पड़ा ईरान में मुगल को। तो इसी शेर शाह सूर ने सूरवंश सेन वंश को खत्म कर दिया था, पूरे बंगाल पर काबिज हो गया था शेर शाह सूर। गौड़ में आपको मस्जिदें मिलेंगी टूटी हुई, क्योंकि वहां मोमडन सी ज्यादा राज किया, वहां हर कोई मोमडन वहां चाहता था राज करना। तो बड़ा सोना मस्जिद, दाखिल दरवाजा, लुक्को चूरी, इस तरह की टूटे फूटे से वहाँ जगह हैं। वो गौड़ में देखने जाओगे तो मोनूमेंट्स देखोगे तो फिर याद आ जाएगा लुक्को चोरी किसने बनाया, ये बड़ा सोना मस्जिद किसने बनाई, वहाँ लिखा रहता है। आपको हिस्ट्री का नॉलेज हो जाएगा। गौड़ जाओगे, एक दूसरी जगह थी पांडवा। भाई ये पांडवा जो है ना, ये एंशियंट कैपिटल थी बंगाल की, एंशियंट कैपिटल ऑफ बंगाल। यहाँ पर भी एक मियाँ जम के बैठ गया था, मुसलमान शासक सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ये तुगलक के टाइम था, तुगलक का सूबेदार वगैरह होगा भाई सिकंदर शाह। तो वहां सिकंदर शाह ने एक टॉम बनाया था, एक लखी, 1 लाख का होगा वो उस समय। वो सुंदर टॉम होगा, ताजमहल की तरह से, या आगरा के किले में जैसे नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया था, टॉम बनाया था, ऐसा ही कोई बनाया होगा वो पांडवा में सिकंदर शाह ने। 1 लखी टॉम कहते हैं उसको। और मस्जिद तो बनाते थे ये, जैसे वहां गोड़ में बनाई थी अदीना मस्जिद, ये अदीना मस्जिद। वहां बड़ा सोना मस्जिद थी, यहाँ अदीना मस्जिद है। इस तरह से ये सब आर्किटेक्चर हैं, ये बंगाल के आर्किटेक्चर। तो भाई बंगाल तो पढ़ाई लिखाई में टॉप है, समझ रहे हो। मैं बंगाल के लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। बंगाली जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, और ये संस्कृत से बनी, जैसे मलयालम संस्कृत से बनी, वैसे बंगाली भी संस्कृत से ही बनी हुई है। तो शुरू शुरू में तो बंगाली और संस्कृत का लिटरेचर भी क्या है कि किताबें भी उसमें संस्कृत के सीधे सीधे शब्द डाल दिया करते थे। जैसे नाथ गोपीचंद, ये धर्म ठाकुर। लेकिन जो चैतन्य देव, मंगल काव्य, ये तो संस्कृत जैसे ही नाम हो गया ना, चैतन्य देव, मंगल काव्य, ये बंगाली के शुरू में जो थोड़ी बहुत बंगाली डालते थे, ये ग्रंथ है चैतन्य देव, मंगल काव्य। लेकिन बाद में फोक आने लग गया। फोक का मतलब जनता का, आम आम जनता क्या है कि वो बोलने लगी संस्कृत हार्ड है, ये है, वो है, तो उन्होंने अपने डायलेक्ट बना लिए। तो फोक बंगाल में जो अब जो है फोक लैंग्वेज से डेवलप हुई, तो उसमें नाथ संप्रदाय के थे, गोपीचंद्र, धर्म ठाकुर, फोक के धर्म ठाकुर, नाथ, गोपीचंद्र, ऐसे ग्रंथ लिखे हैं बंगाली में। तो बंगाल का आर्किटेक्चर खूब पढ़ा, लिटरेचर खूब पढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा है। और जब तरतीबार इतना इतना समय ये पढ़ने के लिए इतनी मोटी किताब बन जाती है। लेकिन आप जब 9th-10th क्लास में आओगे, वैसे किताब वाले छोड़ेंगे नहीं आपको। अभी तो क्या है, एक एक दो दो बातें बता के आपको लालच दे रहे हैं। 9th-10th में आओगे जब
फिर देखना पूरा का पूरा सारा हो जाएगा। हर एक स्टेट का डांस, हर एक स्टेट की पेंटिंग, शो सारा पढ़ने को। तो अपने आज के लेसन का सोर्स कोड एरिया वाइज रहा है। आप एरिया वाइज और इस प्रकार से कॉलम बनाकर आप उसके अंदर लिखते रहना। ठीक है, ओके।